फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट ऑफ लॉ में। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एमसीक्यू। इसमें बेसिकली हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो कि आपके कॉलेज एग्जाम्स में आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस जुडिशरी में आए हुए हैं और एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, a proposal when accepted became option A, a promise under section 2B, a consideration under section 2D, an agreement under section 2E, और ऑप्शन डी अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2H। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अ प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, consideration for contract signifies equality in contract, fairness in contract, the bargaining element in contract, वैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट सिग्निफाइज, कि कंसिडरेशन किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। अब हम देखते हैं कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन होता है एक अमाउंट और वैल्यू जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं 10,000 में अपनी साइकिल बेच रही हूँ, सामने वाले पर्सन ने बोला ठीक है मैं साइकिल खरीदूंगी पर 10,000 में नहीं 8,000 में। तो यहाँ जो कंसिडरेशन को लेके बार्गेनिंग हो रही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द बार्गेनिंग एलिमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऑप्शन ए, a contract is a private affair between the parties. Option B, consideration can be supplied only by the parties to contract. The contract can be enforced only by a civil court. Only parties to contract can sue and be sued upon the contract. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, only parties to contract can sue and can be sued upon contract. My next question है क्वेश्चन 4, acceptance sent through post can be revoked at any time, cannot be revoked at all, can be revoked before it comes to the knowledge of the offerer, can be revoked only if it does not reach the offerer. यहाँ पे बात की गई है कि एक्सेप्टेंस जो कि हम पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं, क्या हम उसको रिवोक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका करेक्ट आंसर है इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। My next question है, which of this following statement is correct? The communication of acceptance is complete as against the proposer as soon as option A, acceptor writes the letter of acceptance. Option B, acceptor posts the letter of acceptance. Option C, the proposer receives the letter of acceptance. And option D, the proposers read the letter of acceptance. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेप्टर पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, जनरल, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रपोजल को प्रॉमिस में चेंज करने के लिए एक्सेप्टेंस का क्या रोल है। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, बिना किसी कंडीशन के उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया गया हो। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड विद अ कंडीशन इट इज ऑप्शन ए एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी काउंटर ऑफर और ऑप्शन डी नॉन एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है कि इसको एक कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम ऑफर को एक कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करते हैं उसको काउंटर ऑफर कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा, जी नहीं, उसको काउंटर ऑफर कहते हैं। मेक दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एज पर मिरर इमेज रूल एन ऑफर एंड काउंटर ऑफर मस्ट मैच विद ईच अदर। ऑप्शन बी, the acceptance should be unconditional and thus should correspond to the offer. Option C, the acceptance of the offer should be conditional, and option D, none of the above.
तो यहाँ पे पूछा है कि जो मिरर इमेज रूल है उसके हिसाब से इसमें से कौन सी चीज़ सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल एंड दस शुड कॉरस्पॉन्ड टू द ऑफर। इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली वो ऑफर से मैच करना चाहिए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिरर इमेज रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Under Indian Contract Act, when does an agreement become a contract? Option A, it is enforceable by law. Option B, it is between parties competent to contract. Option C, it is by free consent of parties. And option D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर होगा all of the above. इसे पूछा क्या है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को। तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, वो कंपिटेंट पार्टीज के बीच होता है एंड वहाँ पे पार्टीज की फ्री कंसेंट होती है। ये तीनों ही कंडीशन जो है एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10. As a general principle of law of contract, which one of the following is not an essential of valid contract? Writing, competency of contract, lawful consideration and lawful object, and option D, free consent. तो इसका करेक्ट आंसर है राइटिंग। क्यों राइटिंग? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कंपिटेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन ही होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए एंड जो कंसेंट है वो भी फ्री होनी चाहिए। सारे जो है ये तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल है ही। और आपने पढ़ा ही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्बली भी हो सकता है, इन रिटन भी हो सकता है। तो इसीलिए राइटिंग जो है वो एसेंशियल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। क्वेश्चन नंबर 11. Competency of contract relates to age of parties, soundness of mind of parties, both, intelligence of party. अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कंपिटेंसी है वो किस चीज़ से रिलेट करती है या किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा है कि एज ऑफ पार्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 से नीचे जो भी पार्टीज होती हैं वो कंपिटेंट नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एंड साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि अनसाउंड माइंड के लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन इंटेलिजेंस ऑफ पार्टी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ एज ऑफ पार्टीज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ द पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 12. X enter into a contract with Y for which Y is guilty of fraud. X can set aside contract but cannot recover damages. Only recover damages. Set aside contract and can recover damages also, or none of the above. इसका करेक्ट आंसर होगा that X can set aside the contract and recover damages also. That is option C. क्योंकि जब भी अगर कोई पार्टी सामने वाली फ्रॉड कर रही है तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड भी कर सकते हैं और जो भी डैमेजेस हुए हैं वो रिकवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. A contingent contract depend upon happening of uncertain event in the future can be enforced when the event happens, became impossible, does not happen, none of the above is correct. तो इसका करेक्ट आंसर है when the event happens. कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि ए बी को 20,000 रुपये देगा अगर बी का घर फायर से जल जाता है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट, कि कब उसका घर फायर से जलेगा। जब जलेगा तभी वो देगा 20,000 रुपये। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे। क्वेश्चन नंबर 14. इंश्योरेंस इज a contingent contract, wagering contract, contract of indemnity, contract of guarantee. इसका करेक्ट आंसर जाने से पहले मैं ये चारों टर्म्स आपको समझा देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए अगर ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आए तो। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो मैंने अभी बताया, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ इट इज़ टाइप ऑफ बेट। जैसे कि ए ने बी को बोला कि अगर बारिश हुई ट्यूसडे को तो वो 200 रुपये देगा बी को। तो ये एक टाइप की बेट हुई क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स हैं, तो इसको कहते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है?
ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर सामने वाले पर्सन को कोई लॉस हुआ तो जो अदर पार्टी है वो उसको अ, उस लॉस की भरपाई करेगा, इंडेमनीफाई करेगा उस लॉ को। फॉर एग्जांपल, ए बी से कुछ सर्टेन गुड्स ले रहा है एवरी मंथ, वो उसको कुछ पे कर रहा है एवरी मंथ एंड एवरी मंथ उससे गुड्स ले रहा है। यहाँ पे एक पार्टी सी है जो कहती है अगर बी ने वो गुड्स नहीं पहुंचाए तो उसके लॉस की भरपाई सी करेगा, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब आप कंफ्यूज हो गएंगे कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ये डिफरेंस है कि जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो डिपेंड करता है लॉस पे, कि अगर उसका लॉस होता है तब। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है कि जो गारंटर होता है वो एक तरीके से एश्योर करता है कि जो पार्टी है वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि इंडेमनिटी तब होता है जब वो पार्टी थर्ड पर्सन के कारण लॉस जो कॉज हुआ है उसके लिए पे कर रही है, जबकि गारंटी में सिंपली वो पर्सन कह रहा है कि ये अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करेगा और अगर इसने ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं की तो वो ऑब्लिगेशंस मैं पूरी करूँगा। तो उसके बीच ये डिफरेंस है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Next question is question number 15. The law relating to tender of performance is contained in Section 37 of Indian Contract Act, Section 38 of Indian Contract Act, Section 36 of Indian Contract Act और Section 35 of Indian Contract Act. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस जो कि इम्पोर्टेंट है वो याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16. A promises to paint a picture of B. A man employ a competent person to perform the promise. Representative of A may employ a competent person for the purpose. A's son may perform the promise. A must perform the promise personally. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जानना हमें इम्पोर्टेंट है। ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी की पिक्चर पेंट करेगा, वो बी के लिए पिक्चर पेंट करेगा। अब ये कह रहा है क्या ए किसी को एम्प्लॉय कर सकता है उसके परफॉर्मेंस को उसकी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए? ऑप्शन बी कहता है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव हो ए का जो कि कॉम्पिटेंट हो इस काम के लिए। थर्ड ऑप्शन है ए का सन परफॉर्म कर सकता है क्या इस प्रॉमिस को। और ऑप्शन डी है कि सिर्फ ए ही इस प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकता है पर्सनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ए मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस पर्सनली, क्योंकि ए ने वो प्रॉमिस किया है बी को। क्वेश्चन नंबर 17. इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल, वॉइड, वैलिड, बोथ ए एंड सी। तो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इलीगल ना हो और जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो वैलिड तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा। कभी कभी इस तरीके से भी आंसर निकाल लिया जाता है, बट इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। Question number 18. A contract can be discharged, option A, by performance of contract, by frustration of contract, both A and B, none of the above. तो एक कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं बाय परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली अगर हमने वो चीज़ परफॉर्म कर दी है तो हम उससे डिस्चार्ज हो ही जाएंगे, एंड बाय फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों ही आंसर सही होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। Question number 19. In which of the following circumstances original contract need to be performed? Novation, rescission, alteration and stipulation. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किन सर्कमस्टांसेस में हमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। बट सबसे पहले हमें इन सारे वर्ड्स के मीनिंग जानने पड़ेंगे, तो मैं आपको एक एक करके इन सबके मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है जब दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट की होती है वो मिलकर एक एग्रीमेंट बनाती है कि जो एक पार्टी है उसको एक न्यू पार्टी सब्स्टिट्यूट कर देगी। क्योंकि ए और बी को बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ए और बी मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट बना है अब उसमें
बी की जगह सी आ जाएगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा लेकिन उसकी पार्टी अब ए और सी होंगे, ना कि ए और बी। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट किया गया है एक पार्टी को, उसको कहते हैं नोवेशन। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं और वो चेंजेस दोनों पार्टी की कंसेंट से लाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई चीज़ें हम ऐड करवाते हैं कि ये चीज़ भी एडेड होनी चाहिए थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अब हमारे पास इन चारों वर्ड्स के मीनिंग है। अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो वर्ड है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। तो हमने देखा कि रेसिजन में तो कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो जाता है, अल्ट्रेशन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन अल्टर हो जाते हैं, स्टिपुलेशन में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन नोवेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है, इट्स जस्ट दैट कि पार्टी चेंज हो जाती है। तो एक नोवेशन ही है जहाँ पे हम लोग ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, नोवेशन। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज अ बेलर, श्योरिटी, बेली, प्रिंसिपल डेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा बेली, ऑप्शन सी बेली। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आप लोग देंगे। कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ इज नोन एज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर ढूंढ के बताना। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर किसी भी लॉ रिलेटेड टॉपिक पे हो सकती है, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब कुछ नए वीडियोस आने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। सो सब्सक्राइब करके रख लो अभी से। एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।